So students, our today's topic is conductance of electrolytic solutions. We all know that electrical resistance is represented by symbol R and it measured in the units of ohm. Okay. So basically electrical resistance of any object is directly proportional to the length and inversely proportional to its area. ठीक है. So resistance is equal to rho L upon A. Here rho is resistivity, that is constant of proportionality which is known as resistivity. इसे specific resistance भी बोल देते हैं, लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर resistivity से ही इसे डिनोट करते हैं. ठीक है. इसके SI यूनिट्स क्या होंगे? ओहम मीटर. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस. व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज़ बेसिकली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. ठीक है. जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? G इज इक्वल टू कापा A अपॉन L. हेयर व्हाट इज K? मतलब कापा क्या डिनोट कर रहा है? कंडक्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. द SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी इज S सेंटीमीटर इनवर्स. ओके. सो नेक्स्ट है हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट हमने किया था द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड. जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन कम होगी, इट मीन्स उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट कर जाएगा तो उसकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हमने साइज ऑफ आइंस किया. ग्रेटर द साइज ऑफ आइंस लोअर विल बी द इट्स कंडक्टेंस. ओके. द नेचर ऑफ सॉल्वेंट किया. सॉल्वेंट पोलर होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी. कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, टेम्परेचर, ये फैक्टर्स हम कल कर चुके हैं. इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस कैसी होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशंस. हम आयनिक सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी मेज़र कैसे करते हैं? इसके लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, हमारे पास एक अपरेटस होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. ठीक है. व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं आयनिक सोल्यूशंस की. फर्स्टली जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स मेन आती है. जो डायरेक्ट करंट सोर्स होता है करंट का, ठीक है, DC फॉर्म होती है, उससे क्या होता है? सोल्यूशन की कंपोजिशन चेंज हो जाती है. सेकेंडली एक और प्रॉब्लम हमें क्या आती है कि हम एक सोल्यूशन को एज मेटेलिक वायर और किसी सॉलिड कंडक्टर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट डिफ़िकल्टी को तो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करके, AC करंट सोर्स यूज़ करके हमने रिजॉल्व कर लिया. सेकेंड प्रॉब्लम को हमने कैसे ओवरकम किया? हमने एक कंडक्टिविटी सेल बनाए. ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हो ये कंडक्टिविटी सेल्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. हमने कंडक्टिविटी सेल्स बनाए, स्पेशली डिज़ाइंड वेसल्स होते हैं. ठीक है. जिनमें हम सिंपली अपना सोल्यूशंस डाल देते हैं. उनमें प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स होती हैं. ठीक है. उनको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं. फॉर दीज वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, वी कैन फर्दर यूज़ दीज वायर्स टू कनेक्ट टू द सॉलिड कंडक्टर. ठीक है. हम इनको फर्दर जोड़ देते हैं. So basically the resistance of such conductivity cells we can write it as R is equal to rho L upon A, or in form of conductivity we can write it 1 upon kappa L upon A. फर्दर हमारे पास जो क्वांटिटी है L अपॉन A वो सेल कांस्टेंट से हम उसे डिनोट करते हैं. मींस ये तो कांस्टेंट ही वैल्यू रहेगी. किसी भी सेल कंडक्टिविटी सेल की हम एग्जांपल लें तो उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही रहेगा. तो एक पर्टिकुलर किसी कंडक्टिविटी सेल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हम इसे सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं. हम इसे G स्टार से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो पिछली इक्वेशन में हमने क्या किया? दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा L अपॉन A. जब हम L अपॉन A की वैल्यू L अपॉन A सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कापा इधर R रेजिस्टेंस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हमारे पास सेल कांस्टेंट G स्टार की वैल्यू का क्या आएगी? R इंटू कापा. ओके. फर्दर है हमारे पास कि अगर हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है तो हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू को यूज़ कर किसी भी कंडक्टिविटी सेल की आयनिक सोल्यूशन की रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली कापा हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेल कांस्टेंट अपॉन R, दैट इज G स्टार अपॉन R. सो नेक्स्ट है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी. जब भी हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी एक ही सॉल्वेंट में स्टडी करनी हो तो हमारे पास वो डिपेंड करेगा चार्ज एंड साइज ऑफ आयंस.
जो डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस, उन पे चार्ज कितना है, उनका साइज़ कितना है, ठीक है, कितनी ईज से वो डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम मोलर कंडक्टिविटी टर्म यूज़ करते हैं। इसे हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इट इज़ रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज़ लैम्डा। हमको हम क्या कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कैसे ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज़ कापा अपॉन सी। हियर सी इज़ कंसंट्रेशन। सो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। जब हम कापा को साइमन मीटर इनवर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं यूनिट्स में, कंसंट्रेशन हम मोल मीटर पर क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, एस एम स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट यूनिट्स में उसमें उसे एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कंडक्टिविटी और मोलैरिटी कंसंट्रेशन के यूनिट्स चेंज करके मोलर कंडक्टिविटी को डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफरेंस पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। कंडक्टिविटी इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उसमें क्या होता है कि हम जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें हमारा सेल कांस्टेंट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसका उतना ही एरिया और लेंथ रहेगी। तो उसी एरिया में जब हम उसकी डिल्यूशन कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट की तो उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के बेस पे है कि हमारी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, चाहे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। जब पर यूनिट में नंबर ऑफ आयंस ही कम हो जाएंगे, जितना हमने सोल्यूशन लिया उसमें और डिल्यूशन करके हमारे पास नंबर ऑफ आयंस ही अगर कम हो जाएंगे, अगर हम वॉल्यूम सेम रखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी डिल्यूशन हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस जो है सोल्यूशन में हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसी वजह से हमारी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी किसी भी सोल्यूशन की विद डिल्यूशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने पर, ओके। ये देखिए इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है, दैट इज़ ये जी इज़ इक्वल टू कापा ए अपॉन एल। ए अपॉन एल ये तो सेल कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। अगर हम इन्हें यूनिटी ले रहे हैं तो हमारे पास इन पे डिपेंड नहीं करेगी कंडक्टिविटी देन फिर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं सोल्यूशन में। जब वो ही डिक्रीज़ हो जाएंगे तो हमारी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम सेम रखेंगे, वॉल्यूम उतनी एग्जैक्ट वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो उनमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ होने के कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। फर्दर हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी कैसे बिहेव करती है जब हम डिल्यूशन करती हैं या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं सोल्यूशन की। सो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम वॉल्यूम V ले रहे हैं, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अगर हम उसकी डिल्यूशन करते हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही रहता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस की जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जो हमारे पास जो कापा की वैल्यू डिक्रीज भी हुई वो कंपनसेट हो जाएगी जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उससे, ठीक है। सो बेसिकली हम लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन केप्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एट अ यूनिट डिस्टेंस। हम इलेक्ट्रोड्स को यूनिट डिस्टेंस पे ही रखते हैं, एल इज इक्वल टू 1 ही होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है कि हम सफिशेंट वॉल्यूम जो सोल्यूशन है वो उसका इंक्रीज कर सकते हैं दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पिछले हमने कंडक्टिविटी में क्या कहा था कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास इतना वॉल्यूम होता है, इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिर कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर हम डिल्यूशन करेंगे तो उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? जब हम सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिल्यूशन और करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कंसेंट्रेशन हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी हम उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा डॉट एम. ठीक है, तो द वेरिएशन अब हम स्टडी करेंगे एक ग्राफ की हेल्प से कि वेरिएशन कैसे होती है मोलर कंडक्टिविटी की. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में. सो नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है. जब हम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर एसिटिक एसिड दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटाशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. किसी एक्वा सोल्यूशन में हम लेते हैं वाटर में, इनकी कंडक्टिविटी जब हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो स्लोली इंक्रीज होती है. ठीक है, फर्दर इंक्रीज होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी, पूरी हमारी आयंस की डिसोसिएशन हो चुकी होगी. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है विद डिल्यूशन चेंज होनी बंद हो जाएगी. ठीक है, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ये स्लोली इंक्रीज होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज एसिटिक एसिड की बात करेंगे. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन फर्दर जब हम उनकी डाइल्यूशन करते जाएंगे तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, क्योंकि उनकी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, डिसोसिएट होंगे आयंस, डिसोसिएट होंगे तो कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी. मोलर कंडक्टिविटी उनकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत इंक्रीज करेगी. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉलरॉट्स लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, कॉलरॉट्स लॉ से हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयन की. सो अकॉर्डिंग टू इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ अनायन. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कॉलरॉट्स लॉ का कि हमने लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें अगर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कटायन और अनायन की पता होगी तो हम इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, फर्दर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उनमें हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जैसे जैसे हम डिल्यूशन करते जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ ही होती जाएगी, इन्फिनिटी तक ये जाएगी वैल्यू. ठीक है, लेकिन हम इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलरॉट्स लॉ का यूज़ करके. वो हम कैसे कर सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा. अल्फ़ा इज इक्वल टू molar conductivity at any concentration C over molar conductivity at infinity, that is limiting molar conductivity. Okay, further हम dissociation constant भी find out कर सकते हैं कॉलरॉट्स लॉ से. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. अगर हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम पुट करेंगे तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्दर हमारे पास यही एप्लीकेशंस हैं कॉलरॉट्स लॉ की. एक तो हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयंस की पता है. ठीक है, तो सेकेंडली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या कर सकते हैं, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.